नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में भारत में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तत्पश्चात 1959 में आंध्र प्रदेश, 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक और 1960 में महाराष्ट्र में पंचायती राज का गठन किया गया है। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समितियों के बारे में देखते हैं। तो पहली समिति थी बलवंत राय मेहता, और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। तो ये 1957-58 के आसपास इस समिति की नियुक्ति की गई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की सफलता की जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 1958 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपकर निम्नलिखित सिफारिशें किए थे। पहला उन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का चुनाव डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जनता पार्टिसिपेट करेगी, और पंचायत समिति और जिला पंचायत का चुनाव इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। प्रत्यक्ष अर्थात जनता का सीधी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। विकास और नियोजन से जुड़े सभी विकास कार्यों को इन संस्थाओं को सौंपना चाहिए। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता, और इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। अगली समिति थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है वो जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, तो उसके 2 साल बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो उसके बाद अशोक मेहता समिति। तो दूसरा है अशोक मेहता 1977 से 78। पंचायती राज को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जनता सरकार ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी और निम्न अनुशंसाएं की। पहला पॉइंट है कि पंचायती राज में 3 स्तर की जगह 2 स्तर का संगठन होना चाहिए। पहला मंडल पंचायत, जिसमें कई गांवों को मिलाकर यह मंडल पंचायत बनाना चाहिए, और दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। मतलब बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय संगठन होना चाहिए उन्होंने बताया था, लेकिन इन्होंने 3 स्तर की जगह 2 स्तर पर ही बल दिया था। दूसरा है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास अपनी कराधान की शक्ति भी हो, मतलब टैक्स लेने की जो शक्ति हो वो पंचायतों को दिया जाए। पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां भाग लें, मतलब इसमें सभी राजनीतिक पार्टी को भाग लेना चाहिए और चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक निश्चित स्थान आरक्षित होना चाहिए। और 5वां, उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो ये अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट दिए, लेकिन 1977 में जनता पार्टी सरकार गिर गई और इनकी इस समिति पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ। तो फिर अगली समिति बनी GV राव समिति 1985 और 86 में। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए 1985 में योजना आयोग द्वारा, वर्तमान में नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, GV राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इनकी सिफारिशें निम्न थी। पहला पॉइंट था कि विकेंद्रीकरण में जिला परिषद की भूमिका प्रमुख होना चाहिए।
क्योंकि नियोजन और विकास कार्यों के लिए जिला एक उपयुक्त स्तर है। मतलब इन्होंने जिला परिषद की भूमिका पर बल दिया, ज़्यादा बल दिया। दूसरा, जिला विकास आयुक्त का पद सृजन कर उसे जिले का विकास कार्यों का प्रभारी बनाना चाहिए। मतलब एक नया पद सृजन कर जिला विकास आयुक्त करना चाहिए और उसे ही जिले विकास कार्यों का प्रभारी बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट इन्होंने अपनी संस्तुति में दी कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की सिफारिशें की जानी चाहिए। मतलब इन्होंने 4 स्तर का गठन करने की बात किया था। और अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि पंचायतों को नियमित चुनाव कराना चाहिए, मतलब रेगुलर इसका इलेक्शन भी कराना चाहिए। अगली समिति जो आई पंचायती राज संस्थाओं के लिए वो थी एल.एम. सिंघवी 1986। बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह ऐसी समिति थी जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया था। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसकी सिफारिशें निम्न थी। पहला, कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। दूसरा, उन्होंने बताया कि कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। और चौथा, उन्होंने बताया कि पंचायतों से जुड़े मामलों को हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकारी की भी स्थापना की जाए। तो एल.एम. सिंघवी ने सबसे ज़्यादा जोर जो दिया था वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। अगली समिति जो थी वो थी पी.के. थुंगन समिति 1988 में। 1988 में संसद सलाहकार की समिति की एक उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी। पहला, उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। गांव, प्रखंड और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायतें होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता वाली वो त्रिस्तरीय पंचायतों का इन्होंने भी अनुशंसा किया। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायती राज संस्थाओं में जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए और महिलाओं का भी आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। अगला, उन्होंने बताया कि राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए जो पंचायतों को वित्त संबंधी विधियों को तय करे। मतलब एक ऐसा आयोग बने जो संस्थाओं को वित्त संबंधी जो भी समस्याएं आती हैं उनके लिए एक विधियां बनाए, एक नियम बनाए, कानून बनाए। और एक और समिति बनी थी गाडगिल समिति 1988 में ही। तो 1988 में वी.एन. गाडगिल समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिन्होंने अपने कुछ सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की थी। बाकी इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायतें कई पॉइंट दिया था, लेकिन मेन जो इनका वो था वो संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने की अनुशंसा थी। एल.एम. सिंघवी जो कि 1986 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि सिफारिश के बाद 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। अगस्त 1979 में लोकसभा में यह विधेयक पास हो गया, किंतु राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। मतलब राजीव गांधी जी ने इस पे काफ़ी प्रयास किया कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संविधान में शामिल किया जाए, लेकिन ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, तो ये विधेयक नहीं बन पाया। बाद में कांग्रेस की ही सरकार थी और कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 4 अप्रैल 1993 में यह प्रभाव में आ गया। मतलब वर्तमान में समय जो पंचायतें काम कर रही हैं वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में ही कार्य कर रही हैं। और हुआ क्या कि ये जो 93वां
संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, परिणाम क्या हुआ कि 1900 भारत के संविधान में खंड 9 में एक पंचायतें सम्मिलित किया गया। संविधान में, भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतें नाम से संविधान में उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक ये अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया। मतलब ये प्रावधान जो है 243 से 243 अड़ भाग 9 में यह प्रावधान सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही भारत के संविधान में एक नई अनुसूची जो कि 11वीं अनुसूची कहा जाता है, उसको भी अलग से जोड़ा गया और पंचायतों की जो कार्यकारी विषय है वस्तु है, जो कार्यकारी विषय वस्तु है उसको 29 निर्धारित किया गया। मतलब भारत के संविधान में वर्तमान में भाग 9 में पंचायतें नाम से अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक प्रावधान है और भारत के संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई है, 73वां संविधान संशोधन 1992, और पंचायतों की जो कार्यकारी विषय वस्तु है वो 29 निर्धारित की गई है। तो ये पूरा पंचायती राज संस्थाओं का परिणाम हुआ और बाद में अब एक संवैधानिक संस्था है और पंचायतें जो है वो काम कर रही हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।